Hello friends, this is your maths teacher. Now we are going to study DLED semester first. This will be chapter 9 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा, भाज्य अभाज्य संख्याओं का अर्थ। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक तथा समापवर्त्य। इससे पहले हम चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ आपको डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट का मैथ विद बेसिक्स कराया जा रहा है, कंप्लीट मैथ कराया जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं मसप, ठीक, मस। और लघुत्तम समापवर्ती को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लस। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? HCF, और ये क्या होगा? LCM। यस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें वन और सेल्फ के अलावा भी अदर डिजिट से क्या हो सके? डिवाइड हो सके। क्या कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जिसमें वन और सेल्फ के अलावा भी अदर डिजिट से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लें तो हम क्या हो सकता है? जैसे 8 है, अगर हम 8 को देखो 1 से डिवाइड जाएगा, 8 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें 2 से भी डिवाइड जा सकता है और 4 से भी डिवाइड जा सकता है। तो ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 12 है, 1 से हम डिवाइड देंगे जाएगा, 12 से डिवाइड देंगे जाएगा, 2 से देंगे तो भी चला जाएगा, 3 से देंगे तो भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो इतनी सारी डिजिट्स से जब इसमें डिवाइड चला जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब दूसरा होता है अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन और सेल्फ के अलावा अदर से डिवाइड ना जाए। अदर से डिवाइड नहीं जाना चाहिए, सेल्फ और वन से डिवाइड चला जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2, तो 2 यहाँ पर क्या है कि 1 से डिवाइड जाएगा इसमें और 2 से डिवाइड जाएगा। जैसे 3 है तो 3 इसमें क्या है? 1 से डिवाइड जाएगा और 3 से डिवाइड चला जाएगा। ऐसे ही 5 है तो 5 में सिर्फ 1 से डिवाइड जाएगा और 5 से डिवाइड जाएगा। अच्छा 11 है तो 11 में भी सिर्फ 1 से डिवाइड जाएगा और 11 से डिवाइड जाएगा। जैसे 19 है तो 19 में 1 से जाएगा और 19 से ही जाएगा, क्योंकि 19 किसी भी टेबल में नहीं आती है 1 और 19 के अलावा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम देखेंगे अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक और समापवर्तक एक ही चीज होती है। अपवर्तक और समापवर्तक एक ही होगा। और गुणनखंड भी यही होता है। तीनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहती है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? डिवीजर कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको हम डिवीजर कहेंगे अपवर्तक को, और गुणनखंड को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर और डिवीजर, समापवर्तक, अपवर्तक, गुणनखंड, सबकी डेफिनेशन सिमिलर है, एक ही डेफिनेशन रहेगी। जो कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर हम यहाँ पर ले, जैसे 12 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 12 में डिवाइड किस किस डिजिट से जा रहा था? 1 से जा रहा था, 2 से जा रहा था, 3 से जा रहा था, 4 से भी जा रहा था, 6 से भी जा रहा था। तो ये जो नंबर्स है ना यहाँ पर, जिससे डिवाइड कंप्लीटली चला जा रहा है 12 में, तो ये 12 के सब क्या है? अपवर्तक है, समापवर्तक है, गुणनखंड है। तो आपको ये याद रखना है, जिस डिजिट से कंप्लीटली एक डिजिट का डिवाइड चला जाता है, कॉमन डिजिट का, तो वो सारे नंबर्स जो होंगे, वो सारे नंबर्स उस कॉमन डिजिट के अपवर्तक होंगे, समापवर्तक होंगे, गुणनखंड होंगे। अगर हम शॉर्ट में देखें तो अपवर्तक का अर्थ है किसी व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16 है, अगर हम 16 में देखेंगे तो 16 के फैक्टर क्या निकलेंगे? एक तो 1 आएगा ही आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 8। तो यहाँ पर 2, 4 और 8 क्या हैं? 16 के अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं, समापवर्तक हैं।
आई थिंक अब आपको अपवर्तक, समापवर्तक, गुणनखंड का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। अपवर्तक की डेफिनेशन होगी वह संख्या या व्यंजक जो किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है, दी हुई संख्या अथवा व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि समापवर्तक क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि समापवर्तक और अपवर्तक एक ही चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, समान प्लस अपवर्तक, समान प्लस अपवर्तक। तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमें 48, 64 एंड 72। अब हम इनके फैक्टर्स देखेंगे, इनके अपवर्तक देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4 से डिविजिबल होगा 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अब हम 64 के फैक्टर देखेंगे तो 64 में 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से, 8 से, 16, 32 एंड 64। अब हम 72 में देखेंगे तो 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6, 8 से भी जाएगा, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। अब हम इसका समापवर्तक देखेंगे तो यहाँ पर समापवर्तक में क्या, देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो सब अपवर्तक हैं इन सब नंबर्स के। अब इसमें हमें एक समान चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, समान अपवर्तक ढूंढने हैं। तो यहाँ पर एक तो 1 तीनों में कॉमन है। अच्छा, तीनों में कॉमन और क्या है, तीनों में कॉमन 2 है। अच्छा, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, लेकिन तीनों में नहीं है ना, तीसरे वाले इसमें नहीं है। अब देखेंगे 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 6 देखते हैं, 6 तीनों में है, नहीं। 8 तीनों में है, यस, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। तो अगर हम देखें आगे की संख्याओं को कि 12 तीनों में है, नहीं है, 16 तीनों में है, नहीं है। तो ये जो हो गए, ये 1, 2, 4 और 8 इन तीनों संख्याओं के लिए समापवर्तक हो गए। तो आपको याद रखना है अपवर्तक, फैक्टर्स और समापवर्तक क्या होगा, समान अपवर्तक। तो एक ही बात है कि आप समापवर्तक कह लो या अपवर्तक कह लो। देखिए अपवर्तक में सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि इनके फैक्टर्स आपने कर दिए और समापवर्तक में समान अपवर्तक हो जाएंगे। समापवर्तक की डेफिनेशन क्या होगी, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उसे उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का समापवर्तक कहते हैं। तो वही आ गया यहाँ पर भी सेम कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उसे उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का समापवर्तक कहेंगे। तो यहाँ पर इन 3 संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं ये, और यहाँ पर ये कॉमनली क्या कर रही हैं, 2 यहाँ पर कॉमनली डिवाइड कर रहा है तीनों को, 4 भी कॉमनली डिवाइड कर रहा है तीनों को और 8 भी तीनों को कॉमनली डिवाइड कर रहा है। तो ये सारी संख्याएं इसका क्या हो गई, समापवर्तक हो गई। अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए समापवर्तक का मीनिंग हमें समझ में आ गया। महत्तम क्या कहता है, महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा, महत्तम का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, HCF। इसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब महत्तम, सबसे अधिक, अधिक से अधिक। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया है 42, 66 एंड 78। हमें 3 डिजिट दे रखी हैं और हमसे ये पूछा है इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनके अपवर्तक, देखेंगे कि अपवर्तक क्या है। भाई 42 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। ऐसे ही 66 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, 2, 3, 6, 11, 22, 33 एंड 66। ऐसे ही 78 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2, 3, 6, 13, 28, 39 एंड 78।
अच्छा, आपको अगर ये पहचानने में नहीं आता है कि भाई 2 वाकई में 42 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 42 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर 21 से डिवाइड होगा 42 या नहीं, तो इसके लिए एक डिविजिबिलिटी की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखेंगे अब हम यहाँ पर कि इसका HCF क्या निकलेगा, 42, 66 एंड 78। अगर हम ये देखें इनके समापवर्तक क्या है, तो समापवर्तक है 1 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है और 6 भी तीनों में कॉमन है। अच्छा, 7 तीनों में नहीं है, ना 14 तीनों में है, ना 11। अच्छा, और बाकी की और डिजिट तीनों में कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, समापवर्तक मतलब तीनों में कॉमन। अब यहाँ पर आगे क्या लग गया, महत्तम मतलब तीनों में सबसे बड़ा कॉमन। तो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है भाई, 6 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6। अगर हमसे पूछे 42, 66 और 78 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये होगा इसका 6। तो आपको इन तीनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब हम आगे सीखेंगे कि HCF किस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमें मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक किस तरह से निकाला जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन होगी, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार विभाजक होता है। क्या होगी डेफिनेशन, कि महत्तम समापवर्तक दी हुई संख्या का सबसे बड़ा सार विभाजक होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक कितने टाइप के होते हैं, 2 विधियां होती हैं इसकी। कितनी विधियां होंगी, 2 विधियां होंगी। और 2 विधियां कौन कौन सी होंगी, पहली विधि होगी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि क्या होगी, दूसरी विधि होगी इसकी भाग विधि, दूसरी विधि होगी भाग विधि। अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अगर हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, देखिए किस टाइप से आएगा, आपसे बोल देगा, कोई डिजिट दे देगा आपको। जैसे अगर हम एग्जांपल की फॉर्म में ले लें 42, 64, 72। चलिए 48 ले लेते हैं, जो हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था, 48, 64 एंड 72। हमसे ये बोले कि इस तीनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालिए, HCF निकाल के दीजिए। तब आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने बचपन में सीखा होगा कि इनके फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। इनके फैक्टर हम कैसे करेंगे, जैसे 48 का हमें फैक्टर निकालना है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 एंड 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 एंड 12, 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो यहाँ पर 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह से हम किसके निकाल लेंगे, 64 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 64 की क्या होगा, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 32 होगा। फिर 2 से देंगे तो आंसर कितना आएगा, 16। फिर 2 से देंगे तो आंसर 8। फिर से 2 से जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 4। फिर अगेन 2 से जाएगा 2 एंड 2 से जाएगा तो 1। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, अगेन मल्टीप्लाई 2। अब हम किसका करेंगे, 72 का भी निकालेंगे। तो 72 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 72 का अगर हम निकालेंगे तो 72 को हम सॉल्व करेंगे, फिर से वही 2 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। जिस भी डिजिट की लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट में 2 है तो यहाँ डिवाइड देंगे हम, 36 टाइम जाएगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 18 टाइम जाएगा। 2 से डिवाइड देंगे हम, फिर 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से डिवाइड देंगे 3 एंड अगेन 3 से देंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमको क्या देखना है, इसका मासा देखना है। मासा मतलब इसका HCF निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो जब गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो हमने क्या कर लिया, इनके गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड को हमने यहाँ पर लिख भी लिया। अभी हमने देखा था कि जो संख्या तीनों में कॉमन होंगी सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को लेंगे हम। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन डिजिट क्या है भाई, 2 है। अब इन तीनों में देखेंगे तो भी फिर अगेन 2, फिर देखेंगे अगेन 2,
एंड यहाँ पर देखो भाई 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो और 2 यहाँ सिर्फ अकेला है। तो ये बाकी की जो डिजिट्स है इनका हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमने कौन सी डिजिट देखनी है, जो कॉमन डिजिट है। तो यहाँ पर 2, तो हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे, हर एक पेयर में से। ये 3 का एक पेयर है, ये 3 का एक पेयर है, ये 3 का एक पेयर है, तो हम हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर लेंगे। इस पेयर की डिजिट आ गई 2, इस पेयर की डिजिट क्या आ जाएगी 2, एंड इस वाले पेयर की डिजिट क्या आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 8 इसका फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक आपको गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे। अब हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक को भाग विधि से कैसे निकालना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमें 24 और 32 का क्या निकालने के लिए बोला है, मासा निकालने के लिए बोला है कि इन दोनों का मासा निकालिए। अब देखिए सिंपली इसने बोला है कि भाग विधि से निकालना है, तो भाग विधि का मतलब क्या है, हमें डिवाइड देना पड़ेगा, और आपको भी पता है कि डिवाइड हमेशा छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट में दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 24 का डिवाइड देंगे 32 में। अब यहां देखेंगे क्या 24 से 32 में डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 34 2 जा कितना होगा, 34 2 जा होगा 48। भाई ये तो ज्यादा है, तो फिर हम कितने टाइम्स लिखेंगे इसको, 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम जाएगा। यहाँ कितना आएगा 24, फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गया 8। अब देखिए यहाँ तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारा 8। तो जो शेषफल बच रहा है अब हम उससे क्या करेंगे, उससे डिवाइड देंगे 24 में। और आपको ये प्रक्रिया कब तक करनी है, ये प्रोसेस आपको करनी है जब तक फाइनल क्रॉस ना आ जाए, रिमाइंडर में 0 ना रहे। ठीक, तो अब क्या है, 8 का डिवाइड देंगे हम 24 में, 8 3 जा कितने होते हैं 24, और यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है हमारा 0, तो इसका मासा क्या हो गया, इसका मासा हो गया 8, जिससे कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। चलिए एक एग्जांपल से भाग विधि और समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 12 एंड 18। अब भाई ये 3 डिजिट के नंबर आ गए, भाई 3 डिजिट आ गई यहाँ तो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी डिजिट है पहले उसको लिख लेंगे और सेकंड नंबर की लार्जेस्ट डिजिट से डिवाइड देंगे। तो हम किससे देंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे, और 12 से डिवाइड देंगे, 12 बन जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24, तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 6। फिर हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से डिवाइड देंगे किसमें, 12 में। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा भाई 6 बचा। अब देखिए जो आंसर आया है ना उसमें डिवाइड दे दीजिए आप किससे, जो आपकी लीस्ट डिजिट बची है 4। अब इससे हम डिवाइड देंगे, 4 बन जा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बन जा 4 2 बचेगा। अब इससे डिवाइड देंगे हम किसको, 4 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा। अब देखिए 2 एक ऐसी डिजिट है जिससे कंप्लीट डिवाइड चला गया फाइनल, तो इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा इसका 2। आई बात समझ में। ठीक, अभी अगर हमसे इसी क्वेश्चन को पूछ ले कि गुणनखंड विधि से कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे, कितना आएगा 2 × 2। 12 का गुणनखंड कितना आएगा 2 × 3, एंड 18 का गुणनखंड कितना आएगा, 18 का गुणनखंड होंगे 2 × 2। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। अब हमसे यहाँ पूछे इसका मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर ले लेंगे। इसके कॉमन फैक्टर क्या है भाई, यहाँ पर 2 है, और देखो यहाँ पे
तीनों में है 2 नहीं है, तीनों में 3 है नहीं है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 2। तो आप किसी भी विधि से कीजिए आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक विधि का नेम यूज किया है कि आपसे बोला है कि गुणनखंड विधि से ही करना है तो आप इससे करके आएंगे, अगर आपसे बोला है भाग विधि से करना है तो आप इस विधि से करके आएंगे। अब हम देखेंगे अपवर्त्य गुणज क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मल्टीपल। देखिए अपवर्त्य अपवर्तक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे डेफिनेशन क्या लिखी है, अपवर्त्य का अर्थ है किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित होने वाला व्यंजक। जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, हम 16 है तो यहाँ पर 16 के फैक्टर क्या है 1, 2, 4 एंड 8। यहाँ पर ये क्या है, ये तो इसके अपवर्तक हैं। क्या है, ये इसके अपवर्तक हैं। लेकिन जो 16 है भाई, 16 को हम क्या कहेंगे, 16 को हम क्या कहेंगे, अपवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, 16 को अपवर्त कहेंगे कि 1, 2, 4 और 8 का अपवर्त क्या है 16 है। और हमसे पूछा जाए भाई 16 के अपवर्तक क्या हैं, तो अपवर्तक हैं 1, 2, 4 और 8। तो आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अपवर्तक और अपवर्त में। अपवर्तक क्या होता है, ये अपवर्तक होते हैं जिससे कंप्लीट डिवाइड चला जाता है। और अपवर्त क्या होगा, जिसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है। ये क्या है 16 अपवर्त है इसका। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में और ले लेते हैं, जैसे 18 है तो 18 का अगर हम निकाल लें तो 18 क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 2, 3 और 3 का अपवर्त क्या है 18 है। अगर हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 3 × 6, तो 3 और 6 का अपवर्त क्या है 18 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 और 2 का अपवर्त क्या है 18 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 और 2 का अपवर्त ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, 9 और 2 का अपवर्त निकालने के लिए ऐसे डिजिट देखेंगे कि जो डिजिट 9 से और 2 से कंप्लीटली डिवाइड जा रही हो और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करके वही डिजिट आ रही हो। तो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 9 और 2 के लिए आपने 36 चुन लिया कि भाई 36 में 9 से भी डिवाइड चला जाएगा और 2 से भी डिवाइड चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। ठीक, तो 18 क्या हो जाएगा, इसका अपवर्त हो जाएगा। हमको देख लेना है कि जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उससे कंप्लीटली डिवाइड, उसमें कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि 2 के गुणज या फिर 2 के अपवर्त बताइए। भाई अपवर्त क्या होते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी टेबल लिख दो भाई 2, 4, 6, 8, क्योंकि 2 से 2 में भी डिवाइड चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, और जिस डिजिट में कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है वो क्या हो जाता है, उसका अपवर्त हो जाता है। तो अगर आपको पूछे कि 2 के अपवर्त बताइए, तब आप क्या करेंगे, इसकी टेबल को लिख देंगे। और अगर उसने बोला है कि 6 अपवर्त बताइए तो सिर्फ 6 टाइम लिखना है। अगर 8 पूछा है तो 8 टाइम लिख देना है। तो आपको इसी तरह से आगे की तरफ लिखते चले जाना है। तो ये क्या हो जाएंगे, सब इसके अपवर्त्य हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 5 के गुणज या फिर अपवर्त बताइए, तो फिर से वही सिमिलर आप 5 की टेबल लिख दीजिए। तो क्यों, क्योंकि 5 से इन सब में कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, इस 5 के अपवर्त्य हो गए। अगर ऐसे ही पूछ ले 16 के अपवर्त बताइए, तो 16 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 16, 32, 48, 64 एंड एक्सेट्रा। ठीक, अब हम देखेंगे समापवर्त क्या होता है। समापवर्त मतलब समान अपवर्त, समान अपवर्त। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लें, तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 3, 6 एंड 9। तो हम इसके क्या लिखेंगे, अपवर्त लिखेंगे। भाई 3 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 3 की टेबल हो जाएगी। 3, 3 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15 एंड 18 शो ऑन। फिर अच्छा आगे भी लिख लेते हैं हम 21, 24, अब लिख लेते हैं शो ऑन। ठीक, अब 6 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड शो ऑन। 9 की टेबल लिख लेते हैं हम 9,
18, 27, 36 एंड 45 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये सारे इसके अपवर्त्य हो गए। अब यहाँ पर बोला है समान अपवर्त्य निकालिए। समान अपवर्त्य मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें समान है 3, 6, 9 नहीं है। अच्छा 6 इन दोनों में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा। अच्छा 9 जो है वो क्या है, इन दोनों में आ रहा है लेकिन तीनों में नहीं आ रहा। 12 सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, लेकिन जो 18 है भाई, 18 को अगर हम देखें तो 18 क्या है, तीनों में आ रहा है। तो 18 क्या हो जाएगा, इसका समापवर्त्य हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अपवर्त्य क्या होता है और समापवर्त्य क्या होता है। अब हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। अब हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समापवर्तक मतलब समान अपवर्त्य। ठीक, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लघुत्तम समापवर्त्य की डेफिनेशन होगी संख्याओं के समान अपवर्त्य को उनका समापवर्त्य कहते हैं। इन समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य की भी दो विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं, 2 विधि होती हैं। और 2 विधि कौन कौन सी, वही सेम। पहली विधि होगी गुणनखंड विधि और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी भाग विधि। तो हम सीखेंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 8, 16 और 40 का। उसने हमसे कहा कि इसका हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो सेम हम क्या करेंगे, पहले इनके फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर हम करेंगे तो 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 × 2 × 2। ऐसे ही हम किसके फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे। तो 16 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से देंगे हम 8 टाइम और फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2 एंड फिर 2 से देंगे कितना आएगा 1। फिर हम किसके फैक्टर करेंगे, फिर हम करेंगे 40 के फैक्टर। तो 2 से डिवाइड देंगे 20, फिर हम 2 से डिवाइड देंगे 10, फिर से हम 2 से डिवाइड देंगे 5 एंड फिर हम किससे डिवाइड देंगे 5 से। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। इन फैक्टर्स को हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 8 के फैक्टर है 2 × 2 × 2 एंड 16 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 40 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 5 इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन इस तीनों में 2 है, इसमें भी फिर से 2 कॉमन है और फिर से क्या है, 2 कॉमन है। अब जो कॉमन दी हुई डिजिट है हर एक पेयर में से एक एक लिख लेंगे। अब आप कहेंगे ये तो आपने मैम मासा में भी बताया था। तो मासा में क्या था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक कॉमन फैक्टर लिखेंगे, लेकिन जो बचे हुए होते थे उनका हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जो बचे हुए भी है ना तो उनको भी नोट डाउन कर लो। बचे हुए में क्या है, एक तो 2 बचा है और एक क्या बचा है हमारे पास 5। अब हम यहाँ करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 × 5 = 80। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 80। तो आपको गुणनखंड विधि से लसा निकालना आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बैक करेंगे और फिर से देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके फैक्टर्स लेने हैं और जो कॉमन फैक्टर हैं उनको तो लिखना ही लिखना है जैसे हम मासा में लिखते थे, और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका भाग विधि क्या होती है, कि भाग विधि से लसा कैसे निकाला जाता है। तो अब जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 8, 16 और 40। तो यहाँ पे अगर हम 8, 16 और 40 को लेंगे तो हमसे पूछा है 8, 16 और 40 का लसा निकालिए, लेकिन भाग विधि से निकालिए। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिख लेंगे और तीनों में देखेंगे कि कौन सी कॉमन टेबल है जिसमें तीनों से डिवाइड चला जाएगा, तीनों में डिवाइड चला जाएगा। जिससे जैसे 2 है तो 2 में देखेंगे हम 2 से 8 में चला जाएगा 4 टाइम, 16 में भी चला जाएगा और 40 में भी चला जाएगा। फिर क्या है, 2 से देखेंगे तो कितने टाइम जाएगा,
2 टाइम, फिर 4 एंड फिर 10। अब अभी भी देखिए 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 और 10 भी आता है, तो 2 से चला जाएगा, तो सॉरी 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब फिर से देखिए कि इन दोनों में से कम इसमें तो चला जाएगा ना 2 से, तो हमें इसमें दे देंगे, तो कितने टाइम चला गया 1 टाइम, लेकिन 5 में नहीं जा रहा, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे 5 से 5 में देंगे तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है 1 आ जाएगा। तो अब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई फिर से वही सिमिलर आ गया कि नहीं आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा फिर से 80 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 80 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे हम कि 2 से डिवाइड दिया 4 टाइम गया, फिर 2 से डिवाइड दिया यहाँ पर 8 टाइम गया, ये 2 से डिवाइड दिया 20, फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 10 एंड यहाँ कितना आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते चले जाएंगे, और सॉल्व कब तक करेंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना बच जाए। अच्छा बीच में कुछ आपको दिखा नहीं था तो आप क्या करेंगे उसको 2x पर करके निकाल दीजिएगा, तो वो निकल जाएगा जल्दी से। भाग विधि से मासा निकालने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया है 56, 70 और 84, हमसे बोला है कि इसमें भाग विधि से क्या निकालिए, इसका मासा निकालिए। तो भाग विधि से इसका मासा निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस को हम लेंगे। सेम प्रोसेस क्या रहेगी कि अब देखेंगे 56, 70 और 84 में किस कॉमन डिजिट से डिवाइड चला जाएगा 2, तो 2 से हम डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, इसमें 28 टाइम जाएगा, इसमें 35 और इसमें 42। फिर हम देखेंगे कि फिर अभी इसमें किससे चला जाएगा, देखिए 28 और 42 में एटलीस्ट डिवाइड चला जाएगा, किससे 2 से। 35 में नहीं जाएगा तो हम उसको एज इट इज उतार लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा, और 35 में नहीं जा रहा था तो 35 को ऐसे ही लिख देंगे, और 42 में 21 टाइम चला जाएगा। अभी भी क्या है एटलीस्ट 14 में तो 2 से डिवाइड जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 17, 35 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तीनों में देखेंगे तो तीनों में किससे डिवाइड चला जाएगा भाई, तीनों में देखो ना तो 7 में डिवाइड जा रहा 3 से, ना 35 में जाएगा, लेकिन 21 में तो चला जाएगा, तो 7 को ऐसे लिख देंगे, 35 ऐसे लिख देंगे, और 21 में कितना टाइम चला जाएगा 7 टाइम। अब 7 से देखेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा और 7 1 जा 7। अच्छा अभी यहाँ पर 5 बचा है तो हम 5 से दे देंगे, तो 1 1 एंड 1। हमें डिवाइड कब तक देना है, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, इसका लसा निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो इसके फैक्टर्स आए हैं उनको हम यहाँ पर रिटन डाउन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एंड 5। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 840। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। इसका क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा। अब हमें इसका मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, इतना तो हम सेम ही करेंगे कि फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें जो कॉमन है सिर्फ कॉमन में से एक डिजिट लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4, तो इसका मासा कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा देखिए इनमें संबंध देखेंगे। आप एक चीज देखिए 12 और 16 का मल्टीप्लाई करके देखिए। 12 और 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 192 आएगा। और ऐसे ही आप 48 मल्टीप्लाई 4 करके देखिए, तब भी आंसर 192 आएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि लासा और मासा जो आए हैं किसी सेम डिजिट्स के संख्या पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, तो जो आंसर होगा वो दोनों का आंसर इक्वल होगा। तो ये आपका संबंध हो गया, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया कि लासा गुणा मासा बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको क्वेश्चन दिया है कि लासा की दो संख्याओं का लासा 48 है और मासा 4 है, और पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि लासा की जगह लासा रख दिया, मासा की जगह मासा रख दिया, पहली संख्या 12 दी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या वहीं रहने देंगे और पहली संख्या को हम क्या करेंगे, पहली संख्या को उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपोजिट में जाएगी तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगी 12, और 12 से इसको काट देंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक ऐसे ही आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लासा और मासा दिया है और आपको
दूसरी संख्या दी है, पहली संख्या निकालनी है। क्या दी है? दूसरी संख्या दी है, पहली संख्या निकालनी है। फिर सेम प्रोसेस, 48/4, 16 यहाँ आ जाएगा और पहली संख्या क्या हो जाएगी फिर? 16 3 जा 48, 12 क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, लासा दे रखा है 48 और आपको निकालना है कि मासा क्या होगा। तो सेम फिर से 16/12, ये कहाँ आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। 12 से ये कितने टाइम कटेगा? 4 टाइम। 4 से ये कितने टाइम कटेगा? 4 टाइम। तो मासा क्या हो गया फिर इसका? मासा हो गया फिर से 4। ठीक, ऐसे ही आपसे लासा भी पूछ सकता है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, आपको लासा निकालना है और मासा दिया है 4, तो क्या होगा? 16 × 12, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो लासा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये चैप्टर यहाँ होता है खत्म। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा एडुकेयर टुगेदर, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फ्रेंड्स तक शेयर भी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स अप्रैल में हो ही जाएंगे। अप्रैल में नहीं हुए तो मई, लेकिन जहां तक है अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे। डेट शीट आपको कुछ दिनों में देखने के लिए मिलेगी। ट्रेनिंग आप लोगों की चल ही रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।